जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं दीपेंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी के सामने एक एग्जाम है एमपी टेट वर्ग 3, जिसमें सिलेबस को बहुत विस्तृत रूप से खोल दिया गया है। और उस सिलेबस में हमारा एक सब्जेक्ट है मैथ। मैथ की जो भूमिका है वो मुझे दी गई है पूरी मैथ को कंप्लीट करने की। आप सभी को मालूम है कि मैथ के 20 प्रश्न पूछे जाना है। कितने क्वेश्चन आना है? 20 प्रश्न आना है। इन 20 प्रश्नों की तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरे हाथों में है। और मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 20 में से 20 प्रश्न पूरे सही के सही जाएंगे। बस रेगुलर आपको क्या लेना है? आपको डेली क्लास लेना है। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है सबसे पहले संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में कि कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो संख्याओं का दिया गया है क्या? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हमारे सामने दिया गया है कि संख्याएं जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो पूरी गणित में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 3 संख्याएं होती हैं। पहली संख्या हमारी वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या और तीसरी होती है सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है, उनको बोलते हैं हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वे होती है जो नंबर लाइन पर प्रदर्शित नहीं होती है, उनको बोलते हैं हम काल्पनिक संख्याएं। तीसरी होती है बेटा कौन सी? हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या जो है वो वास्तविक और काल्पनिक दोनों का क्या होती है? मिश्रण होती है, इनको बोलते हैं क्या? हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब एक एक संख्याओं को हम उठाएंगे और पूरा डिटेल में इस पर हम चर्चा करेंगे। देखो, पहली संख्या क्या थी? हमारी वास्तविक संख्या। क्या कहलाती है वास्तविक संख्याएं? वे सभी संख्याएं जो नंबर लाइन पर क्या होती है? प्रदर्शित की जाती है। नंबर लाइन का मतलब है संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती है, उनको वास्तविक संख्याएं कहती है। अब बेटा नंबर लाइन क्या होती है? तो जो दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं क्या? नंबर लाइन। जैसे देखो यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं, तो ये क्या है? एक नंबर लाइन है। क्या है? एक नंबर लाइन है। इसके बीचों बीच में क्या होता है? जीरो। इसके बीचों बीच में क्या होता है? जीरो। ग्राफ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने? हाँ या ना? तो इसको बोलेंगे क्या? हम उदासीन। क्या बोलेंगे बेटा? हम उदासीन। ये क्या है? जीरो क्या होता है? उदासीन होता है। तो जीरो के राइट में हम जाएंगे, जीरो के राइट में जाएंगे, दाएं साइड जाएंगे, तो जो संख्याएं आएंगी वो कैसी आएंगी बेटा? पॉजिटिव आएंगी। कैसी आएंगी हमारी संख्याएं? पॉजिटिव। और जो बाएं होंगी, जीरो के जो बाएं होंगी, क्या होंगी बेटा? जो बाएं होंगी वे कहलाती हैं क्या? नेगेटिव। क्या कहलाती है बेटा? नेगेटिव। देखो जैसे जीरो के बाद 1 2 3 4 5 अनंत तक जा रही है, तो अगर राइट साइड जा रही है तो वो कैसी संख्या है? पॉजिटिव है। और जो लेफ्ट साइड जा रही है देखो अनंत माइनस तक जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही है? तो इसको बोलते हैं नेगेटिव संख्याएं कहते हैं। तो नंबर लाइन पर देखो जीरो भी है, एक से लेकर अनंत तक पॉजिटिव वाली संख्याएं भी हैं, और जीरो से लेकर माइनस अनंत तक, जीरो से लेकर माइनस अनंत तक की संख्याएं भी है। मतलब सीधी सी बात है, इसमें पॉजिटिव संख्याएं भी आती हैं, नेगेटिव भी संख्याएं आती हैं, और जीरो भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। किसमें? वास्तविक संख्याएं। तो जितनी भी हमारी गणित में संख्याएं दिखाई देती हैं वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है? हमारी और वास्तविक संख्याएं कहलाती है। दूसरी चीज याद रखना इसमें, क्या दशमलव वाली संख्याएं आती है? बिल्कुल। देखो जीरो भी है, एक भी है, माइनस वाली भी है, दशमलव वाली भी आती है, रूट वाली भी आती है। बिल्कुल आती है। तो रूट वाली भी इस पर प्रदर्शित की जाती है। तो जितनी भी हमारी मैथ की संख्याएं वो सारी की सारी किस पर प्रदर्शित की जाती है बेटा? और वास्तविक संख्याओं पर प्रदर्शित की जाती है। अब हम समझें कैसे कि कौन सी संख्या वास्तविक है या नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? तो हम आपको निकालने की एक पहचान बताते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे वास्तविक संख्याएं। पेन कॉपी लेकर ही बैठना है आपको, ठीक है? जो नई चीज दिखेगी आपको क्या करना है? नोट कर लेना है, ठीक है बेटा? तो लिखेंगे बेसंख्याएं, बेसंख्याएं जिनका वर्ग करने पर, बेसंख्याएं जिनका वर्ग करने पर, जिनका वर्ग करने पर, वर्ग करने पर उत्तर, करने पर उत्तर धनात्मक हो। उत्तर धनात्मक, धनात्मक का मतलब हो पॉजिटिव।
आंसर कैसा हो, धनात्मक हो तो वह वास्तविक संख्या है, तो वह वास्तविक संख्या है, वह वास्तविक संख्या है। अब कैसे है देखिएगा, यहाँ पर जैसे हमने कोई संख्या ली, हमने ली 5। अब इस 5 को चेक करना है क्या ये वास्तविक है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करना है, कोई भी संख्या लेनी है उसका क्या कर देना है बेटा, वर्ग कर देना है। तो 5 का क्या कर देंगे, वर्ग। तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 25। अब जो 25 आ रहा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो बोलो सर जो आंसर आया है 25 वो क्या है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये बताएगा, ये आंसर बताएगा कि ये जो संख्या है वो कैसी है, वो वास्तविक है। ये वास्तविक है या नहीं है, इसकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है इसकी, कि ये बता रही है, ये बता रही है कि ये जो संख्या है वो कैसी है, वास्तविक है। क्या -7 वास्तविक है क्या, चेक कर लेते हैं। देखो माइनस का वर्ग होगा तो प्लस, और 7 का वर्ग होगा तो कितना आएगा, 49। जो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, जो हमारा आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पॉजिटिव में आता है तो जो संख्या थी -7 वो हमारी क्या कहलाती है, वास्तविक कहलाती है। और भी देख लेते हैं, जैसे मैं कहूँ √2, √2, क्या √2 वास्तविक है क्या, चेक कर लेते हैं। इसका भी क्या करेंगे बेटा, हम वर्ग। तो 2 से रूट कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2। 2 क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो बोलोगे सर पॉजिटिव है, तो ये बताएगी कि ये वाली संख्या जो है वो वास्तविक है। और देखेंगे कि -√5 क्या ये वास्तविक है, इसको भी चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, उस संख्या का क्या कर दो बेटा, वर्ग कर दो। तो माइनस का वर्ग होगा तो प्लस में जाएगा, और √5 का वर्ग होगा तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5। तो प्लस के 5 क्या है हमारी, पॉजिटिव है। कैसे है, पॉजिटिव है। तो ये जो आंसर आ रहा है ये बता रहा है कि -√5 क्या हो जाएगा, -√5 क्या हमारी एक वास्तविक संख्या है। क्लियर है। और चेक करें, देखो और देखो बेटा, जैसे हमने लिखा -√7, इसका वर्ग करके देखते हैं। तो वर्ग करेंगे तो इससे कट जाएगा जी, तो यहाँ पर बचेगा -7। अब आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, तो बोलोगे सर नेगेटिव में आ रहा है। किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो ये संख्या क्या वास्तविक है क्या, नहीं है, ये वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक नहीं है तो क्या होगी, काल्पनिक होगी। जब रिजल्ट हमारा नेगेटिव होगा तो काल्पनिक आएगी, और जब हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो क्या कहलाएगी, वो हमारी वास्तविक संख्या कहलाएगी। तो बात समझ में आ गई। किसी भी संख्या को अगर हमें चेक करना है कि वो वास्तविक है या नहीं है, तो उस संख्या का क्या कर दो मेरे लाल, वर्ग कर दीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि वो वास्तविक है या नहीं है। क्लियर है। चलो अगला देखो, अगले ही हमारी जो संख्या है वो है काल्पनिक संख्या। तो दूसरी संख्या कौन हो गई हमारी, काल्पनिक। तो काल्पनिक क्या होती है, जो वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे -3, रूट में -3, ये भी क्या है, काल्पनिक संख्या है। -7, ये भी क्या है, काल्पनिक संख्या है। और -1 भी क्या है, काल्पनिक संख्या है कि नहीं। तो इसको हम डिनोट करेंगे आयोटा से। तो जी आई दिखता है ना, आई, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं बेटा, आई, आयोटा। तो काल्पनिक संख्या का जो चिन्ह है वो कौन सा है, आयोटा है। क्या है बेटा, आयोटा है। यदि हम बात करें कि -1 का अगर हम वर्ग कर दें, मतलब है काल्पनिक संख्या का क्या कर दें, वर्ग कर दें, तो मुझे जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी, -1। और माइनस का जो 1 है वो कैसी संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। ये कैसी है, एक वास्तविक संख्या है। -1 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर एक पॉइंट निकल कर आया, क्या पॉइंट आया है कि जब भी हम काल्पनिक संख्या का हम वर्ग करेंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी बेटा, वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। और यदि हम काल्पनिक संख्या की पावर में अगर हम 3 लगाएं, धन करें, तो यहाँ पर मिलेगी -1 2 बार करने पर, और 1 बार करने पर आ जाएगा -1। तो यहाँ पर मिलेगा हमें वापस क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। बोले तो अयोटा ही मिलेगा, हमें काल्पनिक ही संख्या मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और देख लो, जैसे मैं कहूं
-1 की पावर में क्या कर दो, 4 कर दो। तो 2 करने पर कितना आ रहा था, -1 आ रहा था। अगर हम पावर 2 लगा रहे थे तो कितना आ रहा था, -1, और 2 और लगा देंगे तो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो +1 आ जाएगा, और +1 भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। +1 भी क्या है बेटा, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपके सामने निकल कर आए हैं क्या, कि यदि किसी भी काल्पनिक संख्या की पावर में अगर क्या आ जाए, सम आ जाए, क्या आ जाए, सम। काल्पनिक संख्या की पावर में, किसमें बेटा, काल्पनिक संख्या की पावर में, काल्पनिक संख्या की पावर में क्या आ जाए, सम आ जाए, तो हमेशा जो प्राप्त होगी वो होगी वास्तविक संख्या। कौन सी प्राप्त होगी बेटा, वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। और काल्पनिक संख्या की पावर में, काल्पनिक संख्या की पावर में यदि विषम संख्या आ जाए, क्या आ जाए बेटा, पावर में विषम संख्या आ जाए, तो हमेशा प्राप्त होगी काल्पनिक संख्या। क्या होगी बेटा, काल्पनिक संख्या ही प्राप्त हो। तो इस 2 पॉइंट को अपने नोट में जरूर लिख लेना है कि काल्पनिक संख्या की पावर अगर सम है तो मुझे कौन सी संख्या मिलेगी, वास्तविक। देखिएगा, ये रूट के अंदर -1 क्या एक काल्पनिक है, इसका वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब 2 करेंगे, 2 क्या है, एक सम है, तो मुझे मिलेगा -1, और -1 क्या होती है, वास्तविक। बताया था कि नहीं अभी, माइनस से लेकर -1 से लेकर माइनस अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती है, हमारी वास्तविक कहलाती है। और यदि अगर 4 पावर में कर दें तो प्लस का 1 आएगा, वो भी क्या है, वास्तविक है। यदि पावर हम 3 कर रहे थे तो देखो 2 करने पर कितना आ रहा था, -1, और एक बार और करेंगे तो अंडर रूट -1 करेंगे तो अंडर रूट -1 का गुणा माइनस में होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और -1 का मतलब होता है क्या, काल्पनिक संख्या, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये 2 पॉइंट हमारे सामने निकल कर आ चुके हैं, क्लियर है। अब हम तीसरी संख्या देखेंगे बेटा, कौन सी, तीसरी संख्या हमारी सम्मिश्र या कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, तो सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक एवं काल्पनिक का क्या होती है, योग होती है। तो वास्तविक और काल्पनिक का क्या होती है बेटा, योग होती है, इनको बोलते हैं क्या, हम सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हमने 5, लिखा 5 प्लस, यहाँ पर लिख दिया रूट -2, तो क्या ये काल्पनिक संख्या, ये क्या हो जाएगी हमारी, ये वास्तविक संख्या है, ये काल्पनिक संख्या है, तो ये पूरी संख्या जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी बेटा हमारी, तो ये हो जाएगी हमारी सम्मिश्र या कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे क्या, हम कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें एक पॉइंट और आपको याद रख के चलना है क्या, कि सम्मिश्र संख्या का अगर मैं संयुग्मी निकालना है, सम्मिश्र संख्या का, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी निकालना है, तो संयुग्मी क्या होगा, हमें सम्मिश्र संख्या का क्या निकालना है, संयुग्मी निकालना है। तो संयुग्मी क्या होगा, जैसे हमने एक संख्या ली थी जीवानी, तो यहाँ पर लिया हमने 5 प्लस कितना ले लिया, माइनस का रूट 2, माइनस का कितना ले लिया, रूट 2 ले लिया, तो ये क्या कहलाती है हमारी सम्मिश्र, ये क्या कहलाती है हमारी सम्मिश्र। तो इसका संयुग्मी क्या होगा, तो 5 माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा, -2, इसको बोलते हैं क्या, हम संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब सीधा है कि प्लस हो तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस हो तो प्लस कर दीजिएगा, तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है, किसमें, संयुग्मी में। क्लियर है, आगे देखें बेटा। अब हमारी संख्या आती है कौन सी, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, तो एक गणतज्ञ थे, उनका नाम है पाइनस, पाइनोस, क्या नाम है बेटा, पाइनोस। तो पाइनोस साहब कहते हैं कि प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके द्वारा हम किसी भी वस्तु को गिन सकते हैं। तो वे संख्याएं जिनके द्वारा, वे संख्याएं जिनके द्वारा, जिनके द्वारा किसी भी किसी भी किसी भी वस्तु को गिन सकें, किसी भी वस्तु को गिन सकें, उनको क्या बोलते हैं बेटा, हम प्राकृत संख्या कहते हैं, गिन सकें, उनको क्या बोलते हैं, हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखो गिनती कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो गिनती होती है बेटा 1 से स्टार्ट, तो 1 2 3 4
डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे हम, अनंत तक जाएंगे। तो इनको बोलते हैं क्या, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। आई बात समझ में। इस पर एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। क्वेश्चन है कि ए और बी दो प्राकृत संख्याएं हैं, दो प्राकृत संख्याएं हैं, संख्याएं हैं, तो बताएं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी क्या है, दो प्राकृत संख्याएं, तो बताना। जैसे यहां पर हमने लिखा पहला ए प्लस बी प्राकृत संख्या है, हाँ या ना में जवाब देना है आपको। दूसरा है ए माइनस बी प्राकृत संख्या है। तीसरा है ए इंटू बी प्राकृत संख्या है। चौथा है आपके सामने ए डिवाइड बी प्राकृत संख्या है। और पांचवा है ए की पावर बी प्राकृत संख्या है। ऐसे या नो में हमें जवाब दीजिए। ए और बी दोनों कैसी है बेटा, प्राकृत संख्याएं हैं। दोनों कैसी है, प्राकृत संख्याएं हैं। तो हमें बताना है कि ए प्लस बी प्राकृत संख्या है, ए माइनस बी प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो बताएं मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, कि ए प्लस बी क्या है, प्राकृत संख्या है, ए माइनस बी प्राकृत संख्या है, ए इंटू बी प्राकृत संख्या है, ए डिवाइडेड बी प्राकृत संख्या है और ए की पावर बी प्राकृत संख्या है। तो क्या होगा, जैसे हमने कहा ए बी प्राकृत संख्या है और बी बी प्राकृत संख्याएं क्या होती है बेटा, एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्या क्या कहलाती है, हमारी प्राकृत। अगर हम ए का मान मान लेंगे 5 और बी का मान मान लेंगे हम 7, कोई भी मान लीजिएगा आप, एक से लेकर अनंत तक कोई भी ए का मान मान लीजिएगा, एक से लेकर अनंत तक कोई भी बी का मान मान लीजिएगा। यदि इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए ए प्लस बी, तो 5 प्लस कितना हुआ 7, तो 5 प्लस 7 कितना हुआ 12। क्या 12 जो संख्या दी गई है, क्या वो एक प्राकृत संख्या है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि दो प्राकृत संख्याओं को यदि हम जोड़ दें तो मुझे क्या मिलेगी, एक प्राकृत संख्या ही मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एस। हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा देखेंगे ए माइनस बी क्या प्राकृत संख्या है? तो देखो बेटा 7 में से हम 5 तो घटा सकते हैं तो 2 बचेगा, लेकिन हम 5 में से 7 घटा देंगे तो माइनस का क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या माइनस वाली संख्याएं प्राकृत संख्या के अंतर्गत आती है? नहीं, प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एक से लेकर अनंत तक पॉजिटिव संख्याएं आती हैं, नेगेटिव संख्याएं नहीं आती हैं। यदि एक भी केस हमारा क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, सभी पॉजिटिव आ रहे हैं और एक भी केस अगर नेगेटिव आ जाएगा तो उस पूरे क्वेश्चन को क्या कर देगा, वो नेगेटिव कर देगा। मतलब क्या होगा, नहीं होगा। क्या होगा बेटा, नहीं होगा। दो प्राकृत संख्याओं का अगर गुणनफल निकालें हम, जैसे 2 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा 6, 7 गुणा 5 करेंगे कितना आ जाएगा 35, 9 गुणा 4 करेंगे कितना आएगा 36। तो किन्हीं दो संख्याओं को ले लीजिएगा, किन्हीं दो संख्याओं को ले लीजिएगा और उनका क्या कर दें, गुणा कर दें, तो हमें जो भी संख्या नई प्राप्त होगी वो एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। तो a इंटू बी एक क्या हो जाएगी, प्राकृत संख्या है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर बोलेंगे हाँ है। क्लियर है बेटा, समझ में आ रही बात आपको, हाँ या ना? अब देखिएगा a डिवाइड क्या कर दिया b, क्या एक प्राकृत संख्या है? देखो 5 में हम यदि 2 का भाग लगा दें, a का मान मान लो 5 और b का मान लेंगे कितना 2, तो 2 का भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो दशमलव में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या प्राकृत संख्याओं को मैंने दशमलव में बताया है क्या? नहीं बताया ना, तो ये भी हमारी नहीं होगी, ये भी क्या होगी, हमारी नहीं होगी।
ठीक है। अब देखिएगा a की पावर क्या है, b है। जैसे हमने कहा 2 की पावर कितना है, 5 है, तो 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 का गुणा कितनी बार हुआ है, 5 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, 5 बार हुआ है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो जो भी हमारी संख्या निकल के आ रही है, क्या वो भी एक प्राकृत संख्या है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ होगा। क्या होगा बेटा, हाँ होगा। तो यदि दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो वापस प्राकृत संख्या मिलेगी, हाँ। दो प्राकृत संख्याओं का अंतर हमेशा प्राकृत संख्या आएगा ना। दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा प्राकृत संख्या होगी, बिल्कुल हाँ। दो प्राकृत संख्याओं का अगर हम भाग के रूप में लिखेंगे तो क्या वो प्राकृत संख्या आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। और अगर हम एक प्राकृत संख्या की पावर में दूसरी प्राकृत संख्या को लगाएंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो हमें कौन सी प्राप्त होगी, प्राकृत संख्या होगी। क्लियर है। तो ये हो गई हमारी प्राकृत संख्याओं से संबंधित आपके लिए एक क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई है। चलो आगे देखें। अगली संख्या जो हमारी है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती है बेटा, तो वे संख्याएं जिनमें जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए, किनमें, प्राकृत संख्याओं में। तो वे संख्याएं जो जीरो से लेकर अनंत तक जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या में हम किसको सम्मिलित कर लें बेटा, जीरो को अगर हम सम्मिलित कर लेते हैं तो क्या बन जाती है, ये पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। तो जीरो से लेकर 0 1 2 3 डॉट 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 कहां तक जाएंगे हम, अनंत तक जाएंगे। तो जीरो से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती है बेटा, हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती है। क्लियर है। तो प्राकृत पूर्ण संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, पूर्ण। प्राकृत क्या होती है, एक से लेकर अनंत तक प्राकृत है। और पूर्ण क्या हो जाएंगी, जीरो से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती है, हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। एक क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं को अलग करने वाली संख्या कौन है, तो क्या बताओगे, जीरो। क्या बताओगे बेटा, जीरो है। वो कौन है बेटा, जीरो। क्लियर है। चलो आगे देखें। नेक्स्ट देखो भैया, अगली संख्या है पूर्णांक। इंटीजर क्या होती है, तो इंटीजर को अगर हम डिनोट करें तो इंटीजर को हम डिनोट करते हैं जेड से। किससे करते हैं, जेड से। क्यों, क्योंकि एक जेहलिन नामक गणतज्ञ ने ये संख्या दी थी, तो इस वजह से उनके नाम से पेटेंट है। तो जेड से प्रदर्शित करते हैं किसको, पूर्णांकों को। अब पूर्णांक क्या होती है, तो पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव होती हैं और जीरो भी होती हैं। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो है। तो इन सबको क्या बोलते हैं हम, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या पॉइंट वाली होती है, जैसे हमने लिखा 2.5, 2.5, क्या इसको हम पूर्णांक में लेंगे, नहीं। इसको हम पूर्णांक के अंतर्गत नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये किस में आ रही है, पॉइंट में। और पॉइंट वाली संख्याएं ना तो प्राकृत में आती है, ना ही पूर्ण में आती है और ना पूर्णांक में आती है। तो इंटीजर में कौन कौन संख्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, नेगेटिव आएंगी और जीरो आएंगी। जैसे मैंने कहा -7, क्या ये पूर्णांक है, बिल्कुल है। -17, क्या ये पूर्णांक है, बिल्कुल है। 18 प्लस की 18, क्या ये पूर्णांक है, बिल्कुल है। जीरो पूर्णांक है, बिल्कुल है। तो जितनी भी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो और चाहे जीरो हो, तो देखो नेगेटिव अनंत से लेकर पॉजिटिव अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है, हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आ गई आपको, क्लियर। तो तीनों संख्याएं समझ में आ गई, पूर्ण संख्या समझ में आ गई, प्राकृत संख्या समझ में आ गई और हमारी पूर्णांक संख्या समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सम संख्या की, इवन नंबर। सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक है, वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 2 से विभाजित हो, जिनका इकाई का अंक 2 से विभाजित हो, इकाई का अंक 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, उनको क्या बोलते हैं बेटा, हम उनको बोलते हैं हम सम संख्या। जैसे एक संख्या लिख देता हूं मैं यहाँ पर उदाहरण के रूप में, 7 3 2 5 6। तो इसमें इकाई का अंक कौन है बेटा, 6। क्या 6 में 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि 2 3 6 कट गया ना। तो हमारी ये संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। 9 4 3 2 5 8, क्या इकाई का अंक कौन है बेटा, 8 है। क्या 8 2 से विभाजित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है।
तो ये भी क्या एक सम संख्या है। 76530। क्या जीरो का मतलब होता है 10? क्या 10 में 2 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी बेटा, हमारी सम संख्या हो जाएगी। तो सम संख्या क्या होती है? तो वे संख्याएं जिनमें इकाई के अंक में 2 का भाग चला जाए वो क्या कहलाती है? हमारी सम संख्याएं कहलाती है। अब दूसरी होती है विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं, इनका क्या कर दो, उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब है कि वे संख्याएं जिनके इकाई के अंक में, वे संख्याएं जिनके इकाई के अंक में, इकाई के अंक में 2 का भाग ना जाए, अंक में 2 का भाग ना जाए, 2 का भाग ना जाए, 2 का भाग ना जाए, भाग ना जाए, उनको क्या बोलते हैं बेटा? हम उनको बोलते हैं हम क्या? विषम संख्याएं। जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं 8 9 6 5 4 3। क्या 3 में 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी हमारी? विषम। 7 5 8 6 2 1। क्या 2 का भाग जा रहा है 1 में? नहीं। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। तो इकाई के अंक में 2 का भाग ना जाए तो वो कौन सी संख्या कहलाती है बेटा? हमारी विषम संख्या कहलाती है। चलिएगा अगला देखिएगा, परिमेय संख्या। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा हम समझते हैं, वे संख्याएं जो वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में, p बटे q के रूप में लिखी जाती है। वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जाती हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? हम उनको बोलते हैं क्या? परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे जैसे अगर हम बात करें कि p बिलोंग करेगा किसको? z को। p बिलोंग करेगा किसको? z को। z का मतलब होता है जेहलीन, जेहलीन का मतलब होता है इंटीजर। तो p के स्थान पर कोई भी पूर्णांक संख्या आ सकती है। दूसरा, p बिलोंग करेगा किसको? q बिलोंग करेगा किसको? z को। q बिलोंग करेगा किसको? z को। मतलब q के स्थान पर कोई भी पूर्णांक संख्या आ सकती है, लेकिन 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 q के बराबर में 0 नहीं आएगा। ये 3 पॉइंट आप जरूर याद रखना है। पहला क्या है? पॉइंट क्या है पहला? कि p बिलोंग करेगा z को, q बिलोंग करेगा z को, लेकिन q के बराबर क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। उदाहरण के रूप में समझते हैं, जैसे हमने कहा 2/5, 2/5। क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि p के स्थान पर क्या आ गया? 2 आ गया। तो p बिलोंग करेगा z को, z का मतलब होता है पूर्णांक। z का मतलब क्या होता है बेटा? पूर्णांक। तो इस z का मतलब होता है पूर्णांक, और पूर्णांक का मतलब होता है पॉजिटिव वाली संख्याएं, नेगेटिव वाली संख्याएं और 0 कोई भी हो सकती हैं। तो क्या 2/5 हमारा सही होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि p बटे q के रूप में लिख रहे हैं और p बिलोंग करेगा z को, और z का मतलब होता है पूर्णांक। क्या 2 पूर्णांक नहीं है? बिल्कुल है। q बिलोंग करेगा z को, तो q के स्थान पर कितना है? 5। तो 5 भी हमारा क्या है? पूर्णांक है। -17, -17/15। क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। -17 क्या एक पूर्णांक है? बिल्कुल है। 18/-13, 18/-13 क्या ये परिमेय संख्या है? 18/-13 क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि -13 जो है वो क्या है? पूर्णांक है। तो q बिलोंग करेगा किसको? z को। और देख लेते हैं 0/1, 0/1 क्या 0/1 पूर्णांक वो परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि p बिलोंग करेगा किसको? z को। तो z का मतलब होता है क्या? पूर्णांक। तो 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, पॉजिटिव वाले भी पूर्णांक है, नेगेटिव वाले पूर्णांक है। तो ये हमारा बिल्कुल क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। और चेक करते हैं, क्या 0/5, 0/5, 0/5 क्या परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि 0 क्या है? 0 क्या है? पूर्णांक है। क्या इस 0 को क्या हम p के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल।
लेकिन 5 बटे अगर हम 0 लिख दें, 5 बटे क्या लिख दें 0, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि q के बराबर क्या नहीं आना चाहिए 0, मतलब q के स्थान पर क्या नहीं आना चाहिए 0। 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या चाहे पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव हो, कोई भी ले सकते हैं। किसके स्थान पर? हर के रूप में। हर बोले तो q के रूप में, लेकिन हर में हम 0 को नहीं लेंगे। तो क्या ये हमारी परिमेय संख्या होगी? तो बोलोगे सर ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। और संख्याएं देखते हैं बेटा, यहाँ पर देखो, √25/7, √25/7, क्या ये हमारी परिमेय संख्या होगी? हाँ या ना? तो बिल्कुल 25/7 होगी। क्यों? क्योंकि 25 किसका वर्गमूल निकलता है? 5 का, तो 5 बटे कितना आ जाएगा 7। तो ये भी क्या एक परिमेय संख्या है कि नहीं? हाँ या ना? तो परिमेय संख्या की एक परिभाषा समझ में आ गई क्या? वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, p बिलोंग करेगा z को, z बोले तो पूर्णांक, तो p के स्थान पर कोई भी पूर्णांक आ सकता है। q बिलोंग करेगा किसको? z को, z का मतलब होता है पूर्णांक, लेकिन q के स्थान पर हम 0 को नहीं ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं और निगेटिव भी ले सकते हैं। अगली संख्या है परिमेय, तो परिमेय ही अगली संख्या है। अब दूसरी हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। पहली परिभाषा समझ में आ गई, दूसरी परिभाषा है वे संख्याएं, वे संख्याएं जो रूट में रहती हैं, जो रूट में रहती हैं, रूट में रहती हैं, लेकिन लेकिन उनका उनका वर्गमूल व घनमूल, वर्गमूल व घनमूल निकलता हो, निकलता हो। तो रूट में तो होती हैं, लेकिन उनका वर्गमूल और क्या चाहिए? घनमूल निकलना बहुत जरूरी है, तभी वो क्या कहलाएंगी? हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे यहाँ पर हमने एक संख्या लिखी √36, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल होता है कितना? 6। हमने लिखा है यहाँ पर 64 और यहाँ पर लगा दिया कितना? 3। तो 64 किसका घनमूल होता है? तो बोलोगे सर 4 का घनमूल होता है 64। क्या एक 6 हमारी परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। 4 हमारी परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। अब बोलोगे परिमेय कैसे होगी? बटे में कुछ नहीं है तो क्या लगा देते? 1। तो क्या वे p/q के रूप में नहीं बन गई है? बन गई है कि नहीं बन गई है? और संख्याएं देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 17/√36 लिखा, क्या ये परिमेय संख्या है? जल्दी मुझे बताएं, यस या नो? 17/√36 क्या हमारी एक परिमेय संख्या होगी? तो देखो चेक करेंगे, 17 को हम 17 ही लिख लेंगे और √36 किसी का वर्गमूल होता है? बोलो किसका होता है? 6 का। तो हमारी 17/6 क्या ये परिमेय संख्या बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। और देखो बेटा, 81/49, 81/49, क्या ये हमारी परिमेय संख्या होगी? चेक कर लेते इसको भी। तो ये हो जाएगी 81 किसका वर्गमूल होता है? 9 का, और 49 किसका वर्गमूल होता है? 7 का। तो 9/7 भी हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि ये भी हमारी क्या आ गई? 9/7 p/q के रूप में आ गई है। और देखो √30/5, √30/5 क्या है हमारी ये परिमेय संख्या होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि √30 किसी का भी वर्ग या घनमूल नहीं होता है, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो रूट के अंदर वही संख्या हमारी परिमेय होंगी जिनका वर्गमूल और घनमूल निकलता हो। तो बात समझ में आ गया परिमेय का। अब एक और परिमेय को हम समझेंगे तीसरी परिभाषा के रूप में। अब तीसरी परिभाषा क्या है परिमेय संख्या की? तो वे संख्याएं वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, जिनका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कैसा हो? शांत हो, प्रसार शांत हो, शांत हो।
उन्हें क्या कहते हैं बेटा? हम उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आपको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो? शांत हो, उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, जैसे हमने एक संख्या लिखी 2/5, तो क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल। इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.5 चौको कितना होगा? 20। तो जो 0.4 दिख रहा है, 0.4 दिख रहा है, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या हो? शांत है। दशमलव प्रसार शांत होने का मतलब है कि दशमलव के बाद कोई भी संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही, ना अलग प्रकार की आ रही है, उसको बोलेंगे क्या हम? शांत। जैसे 0.576, अब इसके बाद कोई संख्या तो नहीं आ रही, रुक गई है, तो ये क्या है? परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। 4.1896, अब आगे कोई संख्या तो नहीं जा रही है? नहीं जा रही, तो ये भी क्या है हमारी? शांत है। अशांत क्या होती है? जिनकी संख्याएं क्या होती हैं? बढ़ती चली जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम बेटा? हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे 3.699999, ये संख्या चली जा रही है, क्या ये शांत है? क्या नहीं है, ये कैसी है? अशांत है। ये कैसी होगी बेटा? अशांत है। जब अशांत होगी तो ये बन जाएगी अपरिमेय। क्या हो जाएगी मेरे लाल? अपरिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? अपरिमेय हो जाएगी। तो परिमेय की 3 परिभाषाएं हमने बताई आपको। P/Q के रूप में लिखी जाती है, वो भी परिमेय है। रूट के अंदर लिखी जाती है लेकिन उनका वर्गमूल निकले और घनमूल निकले तो परिमेय है। और वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो? शांत हो। कैसा हो बेटा? शांत हो, तो वो भी हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो आप परिमेय संख्या समझ में आ गई आपको? चलो अब देखेंगे कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में हमें अब देखना है। तो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वे संख्याएं जो रूट के रूप में लिखी जाती है, जो रूट के रूप में लिखी जाती है, रूट के रूप में लिखी जाती है, रूप में लिखी जाती है। उनको क्या बोलते हैं हम? उनको क्या बोलते हैं हम? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं रूट के रूप में लिखी जाती हैं और उनका वर्गमूल और घनमूल नहीं निकलता हो, और उनका वर्गमूल व घनमूल ना निकलता हो, ना निकलता हो, निकलता। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझेंगे, उदाहरण के रूप में जैसे √2, क्या √2 का वर्गमूल निकलता है? क्या नहीं। जैसे √17, √38, √123, तो ये हमारी कौन सी संख्या है बेटा? हमारी ये हमारी है अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। दूसरी परिभाषा याद रखना इसकी, जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो? अशांत हो। जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो? अशांत हो। प्रसार अशांत हो, अशांत। अब अशांत भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है आवृत्ति अशांत। एक होता है बेटा कौन सा? आवृत्ति अशांत। एक होता है अनावृत्ति अशांत। अनावृत्ति अशांत। आवृत्ति का मतलब होता है कोई भी संख्या जब रिपीट हो रही हो तो वो कहलाता है क्या? हमारी आवृत्ति। और जो रिपीट नहीं होती है वो क्या कहलाती है? अनावृत्ति। जैसे उदाहरण के रूप में लिखूंगा मैं, 1/3 है, 1/3 है, तो इसको हम चेंज करेंगे तो 0.333333, तो 1/3 तो परिमेय है। ये क्या है बेटा? परिमेय है। और 0.3333 जब जा रहा है तो 0.3 के ऊपर क्या लगा देंगे? जिस संख्या का रिपीटेशन होता है उस पर क्या लग जाता है? बार। तो 0.3 के ऊपर बार या 0.3333 डॉट 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 तक जा रही है, उसको क्या बोलते हैं हम? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसकी क्या हो रही? आवृत्ति हो रही है।
और एक संख्या ऐसी भी होती है जिसकी आवृत्ति ना हो, जैसे 2.5, 6, 7, 8, 9, कुछ भी ले लो, 6, 3, 2, 1, कुछ भी आ रही है ना, तो कोई संख्या यहाँ पर रिपीट हो रही है, नहीं हो रही ना रिपीट, और ना ही ये रुक रही है, तो वो कैसी है? अशांत है। और कैसी अशांत है? अनावृत्ति वाली अशांत। तो कुछ संख्याएं देते हैं, आप मुझे बताना परिमेय है कि अपरिमेय है। जैसे देखो 17/5 परिमेय है कि अपरिमेय है, मुझे बताना। 75/12, 9/17, √9/17, 3.46, 3.469, 469। अगला देखेंगे 8.56 के ऊपर बार, 7.253 के ऊपर बार, 5 3 के ऊपर क्या लगाना है आपको? बार लगाना है, ठीक है। अगला देखेंगे 9.862 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार। 3.496 के ऊपर लगा देंगे क्या? बार। अगला देखो 7 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार। 0.963, 0.63259 डॉट 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 0.8365 डॉट 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 डॉट। तो अब इनमें से बताना कौन सी संख्या परिमेय होगी और कौन सी संख्या अपरिमेय होगी। तो जल्दी मुझे इनका आंसर दें, क्या होगा? जल्दी हमें इन सबका क्या देंगे बेटा? आंसर दें। देखो पहली क्या है? परिमेय के अपरिमेय, तो ये हो जाएगी परिमेय। क्या होगी बेटा? एक परिमेय है, क्योंकि P/Q के रूप में लिखी जा रही है, वो क्या है? परिमेय। क्या 75/12 होगी क्या? तो काट लेते हैं इसको, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 5 15 बटे में। इसको भी काटेंगे, 3 चौको 12, कट गए ना 3 से। तो 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का। और 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का। तो 5/2 आ रहा ना सॉल्व करने पर, मतलब ये भी क्या है? हमारी परिमेय है। ये क्या है बेटा? हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के नहीं? बिल्कुल है। क्या 9/17 होगी? 9 किसका वर्गमूल होता है? 3 का। 3/17 आ गया, तो ये भी क्या है? हमारी परिमेय है। ये भी क्या? हमारी परिमेय है। 3.469, क्या इसका दशमलव प्रसार अशांत है कि शांत है? तो बोलोगे सर शांत है, तो ये भी क्या होगी? परिमेय है। परिमेय, ठीक। फिर कौन सी है हमारी? 8.56, तो 5 6 का क्या हो रहा है? रिपीटेशन होगा, तो ये हो जाएगी अपरिमेय। ये कौन होगी बेटा? अपरिमेय। ये कैसी होगी? अपरिमेय होगी। ये कैसी होगी? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि इसका भी क्या हो रहा है? 5 और 3, 5 और 3 के ऊपर बार है, तो 5 और 3 का क्या हो रहा है बेटा? रिपीटेशन हो रहा है, और जिसका रिपीटेशन होता है वो क्या कहलाती है? अशांत कहलाती है। इसका भी रिपीटेशन हो रहा है, तो ये भी अपरिमेय है। ये भी क्या है? हमारी अपरिमेय है। और ये भी हमारी क्या है बेटा? अपरिमेय है। अपरिमेय। ये क्या होगी? परिमेय होगी क्या अपरिमेय होगी? इसका आंसर बताएं, परिमेय होगी क्या अपरिमेय होगी? तो बेटा ये परिमेय होगी क्या अपरिमेय होगी? अब देखिएगा, दशमलव के पहले अगर, दशमलव के पहले अगर क्या है? किसी भी संख्या के ऊपर बार है, तो इसका मतलब होता है रिपीटेशन नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि ये संख्या किसको दर्शा रही है? निगेटिव। निगेटिव है। ये कैसी संख्या है बेटा? निगेटिव है। मतलब क्या है? ऋणात्मकता को दर्शाती है। तो ये संख्या कैसी है? नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, -7.693, -7.693। तो ये क्या हो जाएगी बेटा? परिमेय होगी। ये क्या होगी? परिमेय होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। अगर दशमलव के बाद, जैसे दशमलव के बाद अगर किसी भी संख्या पर क्या आता है? बार आता है, तो रिपीटेशन होता है। और दशमलव के पहले किसी भी संख्या पर क्या आता है?
बार आता है तो वो नेगेटिव होती है संख्या। कैसी होती है बेटा? ऋणात्मक होती है। ठीक है भैया। अगला देखो, तो ये भी अपरिमेय है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। और ए भी क्या हो जाएगी हमारी? अपरिमेय हो जाएगी। तो यहां तक आपको संख्याएं समझ में आई, हाँ या ना? अगली क्लास में हम आगे की संख्याओं को कवर करेंगे। क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको क्या करना है? लाइक करना है और शेयर करना है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना है। जय हिंद।